हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज कर दिया गया है और सिलेबस चेंज करके बिहार बोर्ड कक्षा 9th और 10th का सिलेबस डाल दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, हम आशा करते हैं कि आप लोग सिलेबस देखे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो उसी के कड़ी में हम आज बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इतिहास में जो भी MCQ प्रश्न VVI हो सकते हैं उसे आपके समक्ष लाए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF पाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते सीधे प्रश्न पर। क्लास 10th के NCERT हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या है तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसको आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप जो है उसमें पाएंगे कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो है पूछा गया कि किस शासक वंश की जो है पुनर्स्थापना, मतलब पुनः जो है स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा। तो ये आपका बुर्बो वंश था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश शासक की स्थापना जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है ये कार्बोनरी संगठन से था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था यह आपका ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो विक्टर इमैनुअल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, प्रधानमंत्री। फिर छठा क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, नाविक। फिर सातवां क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किए थे वो नेपोलियन बोनापार्ट जी किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो थी एक जो संस्था थी ये व्यापारियों की संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो जो एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी की, ये तुर्की के साथ हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, तुर्की। अब देखते हैं जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको आंसर। पहला है खाली स्थान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जब सेडोन का युद्ध हुआ था, सेडोन के तो उसी में जो है एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जो है जर्मनी का जन्म हुआ था, जिसमें आपको बता दूं कि फ्रांस की हार हुई थी और पहले जो है ऑस्ट्रिया ने सेडोन के युद्ध का जो आरंभ किए थे ये ऑस्ट्रिया किए थे। किस पे? तो प्रसा पे। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि जो खाली स्थान है इसमें आपको देना है कि सेडोन के युद्ध में, यहाँ पे केवल सेडोन देना है, के युद्ध में आगे दिया ही हुआ है। तो सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो इसमें हो जाएगा खाली स्थान में सेडोन। सेडोन आप इस तरह से लिख सकते हैं, शेडोन। तो सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो सेडोन का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो इस तरह से दो खाली स्थान इसमें दिए गए हैं, पहला में ऑस्ट्रिया होगा, दूसरा में प्रसा होगा।
तीसरा क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किसका जो कहता है किसके युग का अंत कर दिया, तो मेटरनिख युग का भी अंत कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान में मेटरनिख के युग का भी अंत कर दिया। तो यही हो जाएगा इसका तीसरा का 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख के युग का भी अंत कर दिया। चौथा क्वेश्चन है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ, यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पोप रहते थे, पोप, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला में हो जाएगा पोप, दूसरा में हो जाएगा एकीकरण। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक, तो यहाँ पे जो है बवेरिया के शासक जो थे वो ऑटो को वहाँ का राजा जो है घोषित किया गया। ऑटो, यहाँ पे ऑटो जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे O2। फिर यहाँ पे देख सकते हैं छठा क्वेश्चन जो है हंगरी की राजधानी ... है। तो हंगरी की जो राजधानी है ये बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाली स्थान में बुडापेस्ट। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। तो इसमें पहला देखिए, जैसे आप समूह देख सकते हैं, मैंने मैचिंग करके पहले से रखा हुआ है। आप लोगों को याद रखना है कि मेजनी जो थे एक प्रकार के दार्शनिक थे, मेजनी एक दार्शनिक थे। फिर हिगेल जो थे, हिगेल ये एक राजनीतिज्ञ थे जिसको कौन फॉलो करते थे, तो बिस्मार्क जो है इनके विचारों का समर्थक करते थे और इनके विचारों पे चलते थे। तो हिगेल एक राजनीतिज्ञ थे। फिर बिस्मार्क जो जर्मन चांसलर थे, यहाँ पे बिस्मार्क हो जाएगा जर्मन चांसलर। और विक्टर इमैनुअल जिनका अहम भूमिका रहा किसमें, तो इटली के एकीकरण में। तो इसका हो जाएगा विक्टर इमैनुअल का संबंध इटली के साथ, बिस्मार्क जो है जर्मन चांसलर, हिगेल जो है राजनीतिज्ञ और मेजनी हो जाएगा दार्शनिक। इसी प्रकार ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन से भी 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन जो हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार मेटरनिख युग का जो अंत हुआ था, पतन हुआ था, ये आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। फिर है कि इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, जब जो है सेडोन के युद्ध की शायद समाप्ति की गई थी। उस संधि के तहत जो है उसे शांति रखने को कहा गया था। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। फिर सेडोन का युद्ध देख सकते हैं 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो सेडोन का युद्ध जो है 1870 ईस्वी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैचिंग किया हुआ है, आप लोग याद कर लेना है आप लोगों को। फिर तीसरा सेक्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कोसुथ का संबंध किससे था, तो कोसुथ जो थे वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। तो कोसुथ जो थे हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। फिर एड्रियानोपुल की संधि कितने ईस्वी में हुई थी, 1829 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता जो है 1832 ईस्वी में हुई थी। और पोलैंड में आंदोलन जो हुई थी 1863 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से आप लोग इसका भी आंसर याद कर लेंगे। तो आशा करता हूँ जितने भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस दिए गए थे आपके बुक में, उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ 1861 में हुआ, 1861 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है ये रूस का सम्राट होता है, रूस के शासक या सम्राट को ही रूस में जार कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी जो है कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था। फिर छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की रचना है। सातवां क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो देख सकते हैं आप आगे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का जो गठन किए थे वो आपका ट्रॉट्स्की ने किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ये भी बार बार पूछी जाती है। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी
1924 में हुई थी, अर्थात 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि ब्रेड्स लीड टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ये जो संधि हुआ था ये रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अब देख सकते हैं जो आगे है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जो शासक था ये आपका जार निकोलस द्वितीय था। इसको लिखेंगे जार निकोलस द्वितीय, या तो आप द्वितीय लिखेंगे या फिर ऐसे करके जार निकोलस द्वितीय लिख सकते हैं कि रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो खाली स्थान में हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व ... ने किया था, मतलब बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। फिर आगे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कितने ईस्वी में लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसको लेनिन ने लागू किया था। चौथा क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन ... कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था ये इंग्लैंड का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो है इंग्लैंड का, यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का निवासी था। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का निवासी था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट ओवन का जन्म 1771 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक ... को माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कहते हैं कि आपका जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत जो देश आते हैं ये आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 100 होगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। फिर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये आपका कंबोडिया में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ये आपका पुर्तगाली था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 100 होगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे ये कंबोडिया के ही शासक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखे थे उनका नाम था फान बोई चाउ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। फिर यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल जो दार्शनिक थे, रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर अ होगा, रसेल। फिर 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये आपका निक्सन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा, निक्सन। और जो MCQ टाइप से लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो जो हुआ आंदोलन था ये क्रांतिकारी एवं धार्मिक दोनों प्रकृति का था। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली ना ही क्रांतिकारी चूज कर सकते हैं ना ही धार्मिक। यहाँ पे ऑप्शन आप 2 में देख रहे हैं क्रांतिकारी धार्मिक, मतलब दोनों प्रकृति का था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। अब देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से जो है 5 क्वेश्चन है, तो उससे भी मैंने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको पहले से ही भर दिया है। पहला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अंकोर मंदिर का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें मैंने चैप्टर का जो है स्क्रीनशॉट रखा है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, आप सभी को पता होगा। तो अंकोर मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो खाली स्थान में जो दिया गया था उसमें हो जाएगा अंकोर मंदिर।
अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, खाली स्थान समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में 2 हिस्से में बांट दिया। तो जो जिनेवा का समझौता हुआ था, जिनेवा समझौता, उसने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा खाली स्थान में जिनेवा। फिर तीसरा जो है, होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो होची मिन्ह का जो दूसरा नाम था, जो बचपन का नाम था, न्यूगन आई कुओक। देखिए यहाँ पे नेम जो है थोड़ा क्रिटिकल है, अगर मैं ऐसे ही बता देता तो आपको लिखने में समस्या होती, तो इसीलिए यहाँ पे पहले से ही लिख दिया हूँ कि होची मिन्ह का जो दूसरा नाम था ये न्यूगन आई कुओक था। फिर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी बुरी तरह कौन जो है बुरी तरह हार गए? तो फ्रांस जो है बुरी तरह हार गए, किसमें? तो दिएन वियन फू के युद्ध में। अब जो पांचवा जो कि अंतिम क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से, अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो अनामी दल का जो संस्थापक था जॉन ग्वेन आई था। तो इसका आंसर जॉन ग्वेन आई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख सकते हैं आपका जो चौथा अध्याय है यह है भारत में राष्ट्रवाद। तो देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। तो देखते हैं अब जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो मैंने आपको पहले ही पढ़ के दिखा दिया कि लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। दूसरा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, जो अभी जस्ट मैंने पढ़ा है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। कितने ईस्वी में? तो ये जो है सितंबर 1920 में पारित हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन को जो आरंभ किए थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो उन सभी चीज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। किस देश के शासक के समर्थन में? तो तुर्की के शासक के समर्थन में जो है शुरू किया गया। कौन सा आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन। कितने ईस्वी में? तो 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो जो दांडी यात्रा था, जो महात्मा गांधी जी ने लगभग 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरुआत किए थे, जो गुजरात से शुरुआत की गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ 1930 ईस्वी में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है यह आपको लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर को हो जाएगा 1929 लाहौर। इस तरह से आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आप RSS के नाम से जानते हैं, RSS शॉर्ट में कहा जाता है, RSS पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसकी स्थापना कब और किसने की? तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है ये 1925 ईस्वी में नागपुर में की गई। किसके द्वारा? तो KB हेडगेवार के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली की जो किसान आंदोलन हुई थी उसी के दौरान जो वल्लभ भाई पटेल है उसको सरदार की उपाधि दी गई, और उसी के बाद से जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क, जो बारदोली आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब देखिए, रिक्त स्थान वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ये भी आप देख लें। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में पहला जो क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। दूसरा है कि ... भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी नेता महात्मा गांधी थे। जो आपका असहयोग आंदोलन था उसके भी नेता जो थे वो महात्मा गांधी ही थे। तो महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो है किए भारत को स्वतंत्र करने हेतु। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा जो है, यहाँ पे 22 नहीं होगा, ये 12 होगा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हो गया।
इसके इसके पीछे का रीज़न यही था। असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था कि अहिंसा के थ्रू, मतलब किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है, अहिंसक रूप से आपको आंदोलन करना है और उसके थ्रू अपनी जो भी मांगे हैं वो ब्रिटिश सरकार से पूरी करवानी थी। लेकिन उसी दौरान जब आंदोलन हो रही थी तो चौरा चौरी जगह में जो है, आपको पता होगा कि आंदोलन के दौरान पुलिसों के द्वारा फायरिंग की गई आंदोलनकारियों पे, और वो जो है फायरिंग के दौरान जो है बहुत ही वो जो आंदोलन थी वो हिंसात्मक रूप ले ली और जो वहाँ का चौरा चौरी पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया गया और वहाँ पे लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो इसी से आहत होकर जो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था, वो चूँकि चाहते थे कि ये अहिंसक रूप से चले, लेकिन वहाँ पे हिंसा हो गई, जिसको देखते हुए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो ये 22 नहीं, यहाँ पे 22 लिखा है, 22 नहीं होगा, 12 फरवरी होगा। फिर है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। पाँचवा है कि डॉट किसमें जो है कहता है कि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। तो किसान आंदोलन में, जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भूमि कर के विरोध में, जो जमीन के ऊपर कर टैक्स लगाया गया था, तो उसके विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की पहले ही, जैसे ही इसका गठन किया गया, तो उनके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अब सातवां क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय सभा का गठन जो है लखनऊ में हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उड़ीसा में एक जगह है दसपल्ला, तो उड़ीसा में दसपल्ला में जो है खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह, उड़ीसा में दसपल्ला में खोंड विद्रोह हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब जो मैचिंग वाला है, मिलान वाला, ये भी आप देख ही लें, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मिला के मैंने रखा है, आप लोगों को केवल समझाना है। जैसे देखिए गांधीवादी चरण, मतलब गांधीवादी समय कब से कब तक था? तो ये 1919 से लेकर 1947 तक चली थी, जिसमें गांधी जी का अच्छा खासा जो है जनता पे प्रभाव पड़ा, गांधी जी के विचारों का। तो यहाँ पे गांधीवादी चरण जो है 1919 से 1947 ईस्वी तक का जो समय था, अवधि था, वहाँ तक रहा। उसके बाद है चौरी चौरा हत्याकांड। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड जो है जो 5 फरवरी 1922 को घटी थी, जिसमें चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, उस पर आक्रमण किया गया था और लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुई थी और इसी से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। बंगाल विभाजन वापस लिया गया 1911 ईस्वी में। देखिए, जब ये बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो हिंदू मुस्लिम जो है एकजुट होकर इनका जो है बड़े ही कड़ाई के साथ विरोध किए और इस तरह का आंदोलन छेड़ दिए कि जो ब्रिटिश शासक थे उसको मजबूर होकर बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में वापस लेना पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मोपला विद्रोह जो है ये आपका केरल में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। हिस्ट्री का 5वां अध्याय जो कि है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो सबसे पहला लाइन जो मैं पढ़ा था कि स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दूसरा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो उसी में जब आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किए थे उनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। फिर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में सबसे पहले जो सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना भारत के अंदर हुई थी, ये आपका बम्बई में ही हुई थी। और कितने ईस्वी में? तो 1914 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो पहली जो जूट मिल स्थापित हुई थी भारत में, ये आपका कलकत्ता में स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर कलकत्ता हो जाएगा। कितने ईस्वी में? तो 1917 ईस्वी में। फिर आगे है 5वां क्वेश्चन कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ
कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था ये आपका 1814 ईस्वी में हुआ था, जो कि इस चारों ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ 1914 की जगह पे 1814 होना चाहिए। तो आपको 1814 दिखेगी ऑप्शन में, तभी जो है आप जो है सही करेंगे, नहीं तो इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बुक में दिया गया है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ है ये आपका 1814 ईस्वी में हुआ है। फिर आगे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा जो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी ये आपका 1907 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन 1907 हो जाएगा। और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना हुई थी ये आपका 1910 ईस्वी में हुई थी। आगे देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये आपका 1918 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। आगे देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये आपका 1920 ईस्वी में हुई थी। फिर आगे देख सकते हैं भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। इसी प्रकार जो आप देख सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है इसको भी मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सन 1838 ईस्वी में ... में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं इसमें होगा लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में, जो सन 1838 ईस्वी में लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप लोग जो है इसे लिख सकते हैं, कोई पूछा जाएगा कि लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरुआत हुई, तो आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें 1838 ईस्वी आपका आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सन ... में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो पूछा जाएगा कि कितने ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, तो ये आपका 1926 ईस्वी में पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1926। तीसरा है कि न्यूनतम मजदूरी कानून जो है ये कितने ईस्वी में पारित हुई? तो ये आपका जो पारित हुआ 1948 ईस्वी में। आज़ादी के बाद जो है ये 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है पारित हुई। फिर चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो हुई थी ये 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। इस प्रकार जो लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की, तो प्रथम जो फैक्ट्री एक्ट बना था उसमें महिलाओं एवं बच्चों की जो है काम का घंटा, यहाँ पे हो जाएगा काम का घंटा। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं एवं, काम का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ घंटा एवं मजदूरी, यहाँ पे इसके बाद भी खाली स्थान होगा लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। काम का घंटा एवं मजदूरी जो है को निश्चित किया गया था, मतलब कितने घंटे जो है वो काम करेंगे एवं उसके लिए उसको कितनी मजदूरी दी जाएगी। तो यही जो है प्रथम फैक्ट्री एक्ट के तहत जो है निश्चित किया गया था। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देख सकते हैं मैचिंग वाला जो पहले से ही मैंने मैच कर दिया, जिसमें शुरुआती में जो मैंने आप लोगों को कुछ लाइंस पढ़े थे उसी से ये टोटल आपका जो मैचिंग वाला ये है। जैसे देखिए स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कौन किए थे? तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक जो थे ये जेम्स हारग्रीव्स थे, जो आपको मैंने पहले ही पढ़ के सुनाया था। दूसरा है फ्लाइंग शटल, तो इसका भी बताया था, फ्लाइंग शटल जॉन के द्वारा आविष्कार किया गया है। पावर लूम, ये आपका देख सकते हैं पावर लूम जो है एडमंड कार्टराइट के द्वारा आविष्कार किया गया है। वास्प इंजन जेम्स वाट के द्वारा, और जो स्पिनिंग म्यूल है ये आपका सैम्यूल क्रॉम्पटन के द्वारा आविष्कार किया। 10th के एनसीईआरटी हिस्ट्री का छठा अध्याय जो कि है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इससे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा था कि सामंती व्यवस्था से हटकर जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है बढ़ी है, मतलब शहरी व्यवस्था की प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। दूसरा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का श्रेय माना जाता है। तो विस्तृत किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। विस्तृत का मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है
कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है संपत्ति का जमाव संभव हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो ये आपका मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई, जो कि मैंने आपको पहले ही जो अंडरलाइन किया हुआ था उसमें आप लोगों को बता दिया। आगे आप 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो ये शहरीकरण के स्वरूप को जो है ये गहन रूप से प्रभावित किया किसने। तो आधुनिक काल में जो औद्योगिकरण हुआ है उन्होंने जो है शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप सभी को पता होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जितने भी मेट्रो सिटीज़ है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, तो वहाँ पे जो लोगों की जनसंख्या है वो गाँवों की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महानगरों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये आपका महानगरों में होता है। फिर 7वां क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। तो जब जनगणना हुई थी तो देखा गया था कि 1810 से 1880 ईस्वी तक जो है लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर इसकी चौगुनी हो गई थी, अर्थात 40 लाख हो गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंची। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून जो है कब लागू हुई। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 1870 ईस्वी में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून जो है ये लागू हुआ था। अब आगे देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग जो है ये आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। फिर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो जो पूंजीपति वर्ग थे उनके द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का, जो भी मजदूर थे, किसान थे, तो उन लोगों का शोषण हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला खाली स्थान वाला क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शहरों के विस्तार में भव्य ... का निर्माण हुआ। तो मैंने आप लोगों को जो एक अंडरलाइन वाला क्वेश्चन पढ़ा था ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें कहा गया था कि शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का निर्माण हुआ था। आप इस तरह से लिख सकते हैं परकोटों, यहाँ पे ये हो गया भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर खाली स्थान में परकोटों हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुई। प्रवासी मजदूर जो होते हैं, तो यहाँ पे प्रवासी का मतलब ये होता है कि जो शहर का स्थायी निवासी नहीं हो, जो दूसरे जगह से आकर वहाँ पे काम कर रहा हो, तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। तो खाली स्थान में हो जाएगा प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुई। उसी प्रकार देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि शहरों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बाध्यताओं से सीमित थे। तो यहाँ पे हो जाएगा शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित थे। खाली स्थान में हो जाएगा बाध्यताओं से सीमित थे, मतलब बहुत सारी उनको समस्याएं थी, फिर भी वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो शहरों में रहने वाले जो भी मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूर, वो बाध्यताओं से सीमित रहते हैं। तो खाली स्थान में हो जाएगा बाध्यताओं से सीमित थे। इसी प्रकार देख सकते हैं चौथा जो है यहाँ पे खाली स्थान देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो जो विकसित देश होते हैं ना, डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो खाली स्थान में हो जाएगा विकसित। तो विकसित देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। आगे आप देख सकते हैं खाली स्थान के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगठन एवं प्रबंधन द्वारा निवासी तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। तो ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं इसमें होगा संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा। तो इसमें आपको देना है संगठन एवं प्रबंधन। तो इस तरह से 5वां का भी आंसर आपको पता चल गया। आप देखते हैं कि ये मिलान चिन्ह वाला है, इसमें किसका कौन सा आंसर होगा। तो जैसे देखिए मैनचेस्ट जो जगह का नाम है, मैनचेस्टर जो आपका लंदन में शायद आता है, उसके बाद लंकाशायर, शेफील्ड, तो ये सभी जगह जो है यह आपका औद्योगिक नगर के रूप में जो है उभर कर आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक नगर, मतलब पहला का जो है 5वां हो जाएगा। इस तरह से पहला का 5वां ये मिलान वाला है। उसी प्रकार देखिए चिकित्सक जो आते हैं ये आपका मध्यम वर्ग से आते हैं। जो आपका चिकित्सक हो गया, टीचर हो गया, छोटे मोटे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर चिकित्सक के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सभी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो है ये नगरों की होती है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कि प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगरों की होती है। अब बम्बई को जो है वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। तो इसका आंसर चौथा का दूसरा हो जाएगा वाणिज्यिक
राजधानी जो है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई है। 5वां है पेरिस। तो पेरिस का संबंध जो है ये आपका बेरॉन हॉसमान से है, क्योंकि पेरिस के पुनर्गठन में जो है, पुनर्निर्माण में बेरॉन हॉसमान का बहुत बड़ा योगदान है। तो 5वां का तीसरा हो जाएगा। तो ये जो है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपका जो अध्याय है ये आपका 7वां अध्याय है, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो देखते हैं कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो प्राचीन काल था, पूर्व की जो समय थी, उसमें रेशम मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देख सकते हैं कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो पहले विश्व बाजार के रूप में जो है आपका अलेक्जेंड्रिया जो शहर है वो आगे उभर कर आया था। अब मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंड्रिया को जो स्थापित किए थे उनका नाम था सिकंदर, जो यूनानी सम्राट थे। तो यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का जो है स्थापना किया गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखिए तीसरा है कि आधुनिक युग में, जो अभी का युग है, उसमें कहता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो ये आपका वाणिज्यिक क्रांति थी, वाणिज्यिक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देख सकते हैं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से जो है गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। जैसे आपको पता होगा पश्चिमी चंपारण सब ये पश्चिमी साइड में आते हैं, बिहार के पश्चिम साइड से। तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ भेजे जाते थे? तो विदेशों में, जैसे कि यूरोपीय कंट्री हो गया, आपका ब्रिटिश हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, तो उन सभी देशों में भेजे जाते थे। फिर यहाँ पे 5वां देख सकते हैं कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो 18वीं शताब्दी से जो है विश्व बाजार का विस्तार होने लगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर यहाँ पे छठा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट की जाती है। तो आप याद रखेंगे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ये 1929 ईस्वी से आरंभ हुआ था। 1929 ईस्वी में जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था, जिसमें ज़्यादातर यूरोपीय देश जो है समाहित थे। वैसे तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा, लेकिन यूरोपीय देश को जो है खासा नुकसान भुगतना पड़ा। फिर यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्थिक संकट, जिसे मंदी कहते हैं, के कारण यूरोप की कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ये जो आपका शासन प्रणाली का उदय हुआ, पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट, जो आर्थिक मंदी है, उसके कारण यूरोप में जो है पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। फिर यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स, जो अमेरिका में स्थित है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स। तो ये आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990s के दशक में, अर्थात 1990 के दशक में जो है शुरुआत हुआ इसका। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध, जिसे आप द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, के बाद जो है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ये यूरोपीय संघ का जो है उदय हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अब देखते हैं जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है उसमें क्या आंसर होगा। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार ... के द्वारा स्थापित किया गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो अभी शुरुआत में ही क्वेश्चन बताया था, जिसमें अलेक्जेंड्रिया शहर जो है उभर कर आया था। तो उसका जो स्थापना किए थे, जो स्थापित किए थे, उनका नाम था सिकंदर, जिसको पूरा नाम यूनानी सम्राट सिकंदर के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि वो सिकंदर सम्राट थे। वो जो है उस देश को, यूनान देश को जो है उस पर विजय प्राप्त किए थे। तो यूनानी सम्राट सिकंदर जो है इस खाली स्थान में जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। केवल आप सिकंदर भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कहता है कि कौन से देश से आरंभ हुआ। तो मैंने आपको बताया कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ ये यूरोपीय कंट्री से आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा यूरोपीय देश से आरंभ हुआ। अब यूरोपीय देश में आप सभी को पता होगा, यूरोपीय देश में ब्रिटेन आता है, जर्मनी आता है, फिर आपका ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है, तो अमेरिका, सब ये सभी जो है उसी में आते थे। तो यूरोपीय देश से जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो आरंभ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि ... नामक सम्मेलन के द्वारा
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो आप सभी को पता होगा, अब मैंने आपको बताया कि ब्रेटन वुड्स जो अमेरिका में स्थित एक जगह है, तो उसमें सम्मेलन हुआ था 1944 में। तो ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होते हैं IMF, तो उसकी स्थापना हुई थी। चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर ... नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। तो जो आर्थिक संकट आई उससे विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। तो खाली स्थान में बेरोजगारी हो जाएगा। अब पांचवा जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है कि ... ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किया। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन विलियमसन। खाली स्थान में हो जाएगा। जॉन विलियमसन ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किया। तो खाली स्थान में जॉन विलियमसन हो जाएगा। अब देखिए मिलान चिन्ह वाला कुछ प्रश्न है जिसमें देख सकते हैं ये आपका 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। मैंने आपको 5 प्रश्न बताया था, लेकिन यहाँ पे 6 प्रश्न है, तो इसके लिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि पहला है कि औद्योगिक क्रांति का संबंध कौन से देश से है। तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ये आपका इंग्लैंड में हुई थी, इसका जो है हो जाएगा इंग्लैंड। इसी प्रकार हिटलर का उदय जो हुआ था जर्मनी में, तो हिटलर का उदय जर्मनी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंदी आप लोगों को बता दिया गया 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी से विश्व आर्थिक मंदी जो है ये आरंभ हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना, जो वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था 1944 में, ये भी आपको बता दिया गया है। भूमंडलीकरण की शुरुआत भी 1990 के बाद हुआ, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बता दिया गया है। और विश्व बाजार की जो शुरुआत हुई थी ये आपका प्राचीन काल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पहले से ही मिलाया हुआ है, आप लोग देख लें, इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। पूर्व की ही भांति इस वीडियो में भी क्लास 10th के NCERT हिस्ट्री का 8वां अध्याय, जो कि हिस्ट्री से अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जिस पत्र का संपादन किया गया था उसका नाम था यंग इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यंग इंडिया। ये आप यहाँ पे दूसरा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ये आपका पत्र का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। इन्होंने ही जो है रातों रात अपनी भाषा बदल दी, किस एक्ट से बचने के लिए, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए। तो मार्को पोलो ने पहुँचाए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चौथा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो इन्होंने बाइबल की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो कैक्सटन था। इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था कैक्सटन। आगे देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका जो ये कथन कहते हैं उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ख में है मार्टिन लूथर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। रूसो जो है ये फ्रांस का दार्शनिक था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी चीन में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों, जिसे सामग्री कहते हैं, मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो ये आपका चीन देश में जो सिविल सेवा की परीक्षा हो रही थी तो वही जो है मुद्रित पुस्तकों की मांग जो है वो बढ़ाई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से जो क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1904-5 के रूस जापान युद्ध में, जो 1904 और 5 ईस्वी के बीच में जो रूस जापान के बीच युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय हुई थी। तो खाली स्थान में रूस हो जाएगा। दूसरा है कि फिरोज शाह मेहता ने
डॉट 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 का संपादन किया? तो फिरोज शाह मेहता जो थे ये आपका बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें बॉम्बे कॉनिकल। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट डॉट 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 ईस्वी में पास किया गया। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये आपका 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका आंसर 1878 हो जाएगा खाली स्थान में। फिर चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डॉट 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 को विभूषित किया गया। मतलब भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? तो उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, तो इसमें हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। पांचवा है अल हिलाल का संपादन डॉट 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 ने किया। तो अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो मौलाना आज़ाद ने किया। तो अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया। खाली स्थान में मौलाना आज़ाद हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप जो मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है जिसमें देखिए यहाँ पे है जेके हिक्की। तो जेके हिक्की का संबंध किसके साथ था? तो बंगाल गजट के साथ था। पहला का जो है हो जाएगा बंगाल गजट, जेके हिक्की बंगाल गजट। इसी प्रकार दूसरा जो है राम मोहन राय का संबंध किसके साथ था? तो राम मोहन राय का संबंध जो है संवाद कौमुदी के साथ था। बाल गंगाधर तिलक जो है एक मराठी थे, तो इनका संबंध मराठा से था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा थे। उसके बाद है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जो है एक सुलभ समाचार, इनका संबंध जो है सुलभ समाचार से था। और लास्ट में आप देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये एक बंगाली थे, इनका संबंध बंगाल से था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किसका संबंध किसके साथ था। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जितने भी टाइप्स के प्रश्नों का उत्तर बताया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से अप टू डेट वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.